निस्वा ने कितनी कम अक्ली का मुजाहिरा किया है अम्मी, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। महाजबी ने दादी को उनके बेड पर लिटाते ही कहा। वहाँ बाकी सब बड़े भी आ गए थे दादी के बुलाने पर। निस्वा ने जो भी किया एक बीवी ऐसा ही करेगी जब उसकी एक नहीं चलेगी। अम्मी, नजीब ने कोई गुनाह नहीं किया। आफंदी साहब भी लड़कार कर बोले थे। अब उन्हें भी निस्वा का गुस्सा बिला वजह का लगने लगा था। भाई साहब ठीक कह रहे हैं अम्मी, बीवियों को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर मर्द इस काबिल है कि वो दूसरी शादी कर सकता है तो क्यों इतना वावेला मचाया गया। चचा ने जैसे ही कहा बाकी खवातीन भी उनका मुंह तकने लगी। अभी तक खवातीन जो निस्वा को गलत कह रही थी, अब अपने अपने शोहर के ख्यालात सुनकर वो खतरा महसूस करने लगी। दादी, मैं एक बात कहूँ, नजीब भाई ने कुछ गलत नहीं किया, मैं जानती हूँ। आप कुछ ऐसा फैसला ज़रूर करेंगी कि अम्मारा भाभी को इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट करवाना चाहेंगी, क्योंकि निस्वा भाभी आपकी लाडली हैं। क्यों? नजीब की छोटी बहन अपने शोहर के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। फिजा बेटा, बच्चों को कुछ भी बोलने का हक नहीं है कोई। दादी ने सख्त बात को भी नर्म लहजे में कहा था। दादी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर आप भाभी से अपनी मोहब्बत एक तरफ रख कर नजीब भाई का भी सोचें। वो अम्मारा भाभी से मोहब्बत करते हैं, उन्हें दूसरी शादी का हक है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है बेटा, मैं फैसला नहीं सुना रही, तुम जा सकती हो। दामाद जी थक गए होंगे। फिजा के साथ शर्मिंदा होते उसके शोहर की तरफ देखकर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा था। फिजा अभी जाने लगी थी जब दादी ने दोबारा से मुखातिब किया उसे। फिजा बेटा, अगर मुस्तकबिल में तुम्हारे शोहर ने दूसरी शादी का जिक्र किया तो तुम यहाँ शिकायत लेकर नहीं आओगी और इतनी ही फराख दिली से अपनी सौतन को कबूल करोगी जैसे निस्वा को करने का कह रही हो। क्या मंजूर है तुम्हें? दादी, फिजा के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई हो। वो एक नज़र अपनी दादी को और एक नज़र अपने शोहर को देखती ही रह गई, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक नज़र आई थी उसे दूसरी शादी का सुनकर। मैं कभी सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी दादी, सौतन कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती। फिजा बेटा, ये बात याद रखना, औरत को मजबूर कर दिया जाता है। तुमने जो निस्वा के लिए कहा, अपनी इसी बात पर डटी रहना। अब अगली सुबह, साइमा भी, आपने अच्छा किया मुझे यहाँ आकर बता दिया। सर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उन्हें लेने आ जाएं। निस्वा मैडम को कल रात से तेज़ बुखार है और बाहर का मौसम भी देख लें। आप उनकी फ़िक्र ना करें। आपने बस घर जाकर इतना करना है कि मेरी बीवी और बेटे को बहुत इज्जत अफजाई के साथ अपने घर से निकाल बाहर करना है। जी? साइमा कुर्सी से उठ गई थी एकदम से। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ आपसे कुछ और दरख्वास्त करने आई थी और आप कुछ और कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, वापस घर जाओ और उसे निकाल दो घर के बाहर। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी सर, आई एम सॉरी। वो उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। उनका हाथ डोर हैंडल पर था जब नजीब ने नोटों का एक बड़ा बंडल उसके कदमों की जानिब फेंका था। ये नोट उठाओ और अपने साथ ले जाओ। जैसे मैंने कहा वैसा करोगी तुम तो तुम्हारे शोहर का इलाज और बेटे के कॉलेज की फीस मेरे जिम्मा होगी। और तुम भी जानती हो, नजीब आफंदी जब कोई जिम्मेदारी ले ले तो उसे निभाता भी है। अब जाओ, जल्दी से उन दोनों को घर से बाहर निकालो अपने। साइमा कुछ मिनट सोचने के बाद वो नोटों के बंडल को अपनी चादर में छुपाए वहां से निकल गई। निस्वा, कल रात घर की दहलीज से बाहर गुजार कर आपने जो बगावत की शुरुआत की है ना, मैं उस बगावत को आज ही कुचल दूंगा और शाम से पहले आपको मजबूर कर दूंगा घर वापस आने पर। दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, मैंने जना नहीं किया। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं अम्मारा से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना आपसे करता हूँ निस्वा। वो हमारे दरमियान में नहीं आएगी और ना ही आपको मैं इजाज़त दूंगा कि आप मुझे उसके पास जाने से रोकें। ये कैसी मोहब्बत है आपकी नजीब, जिसमें इतनी शराकत किसी और औरत को देकर आप मुझसे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप जानते भी हैं मोहब्बत का मतलब। मोहब्बत का मतलब मोहब्बत का मतलब हमारे जलते हुए ये वजूद हैं जिन्हें अपनी ज़िद की वजह से आपने मज़ीद झुलसा दिया है। इस जलती हुई आग में मोहब्बत का मतलब यही तो है कि हम दूर रहकर भी दूर नहीं रह सकते। ये मोहब्बत नहीं है, जिस्मों की हवस है नजीब। मियाँ बीवी के रिश्ते में हवस नहीं होती। मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है, चाहे वो दो रूहों के दरमियान हो या जिस्मों के। खुद को रोकोगी तो जुल्म करोगी खुद पर। मेरा हक है तुम पर, तुम्हारे इस वजूद पर, चाहे दूसरी बीवी आ गई हो, मगर तुम अब भी मेरी मिल्कियत हो निस्वा। मैंने कहा था ना, आप मेरी और अम्मारा की शादी के आगे सर झुका देंगी।
نہیں، میں کبھی بھی نہیں کروں گی ایسا۔ میں مرنا پسند کروں گی، مگر ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہوں گی جسے میرے جذبات، میرے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اپنی دل جوئی میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اسے اپنے بچے کی بھی فکر نہیں۔ آپ پھر سے زیادہ بول رہی ہیں نسوہ، میں چکنا چور کر دوں گا آپ کا یہ غرور، منان کو بھی چھین لوں گا آپ سے۔ کبھی نہیں۔ وہ چلاتی ہوئی اٹھی تھی۔ ماما ماما آپ ٹھیک ہیں؟ منان جلدی سے نسوہ کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ نسوہ کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو اس نے صاف کرنا شروع کیا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، سائمہ بھی سر جھکائے اندر آئی تھی۔ ناشتے کی پلیٹ انہوں نے جیسے ہی نسوہ کے پاس رکھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سائمہ بھی کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی تکلیف بھلا کر سائمہ بھی کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ منان بیٹا، آپ باہر جا کر کھیلیں گے؟ مجھے آپ کی ماما سے بات کرنی ہے۔ آپ میرے سامنے کر سکتی ہیں، اب سے میں ہر بات کو سننا چاہتا ہوں۔ منان اٹھ کر نسوہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر اس نے اپنی بھری ہوئی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ جب منان نے پھر سے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، ماما ڈونٹ وری، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ نسوہ کے گال پر بوسہ دے کر اس نے پھر سے نسوہ کو تسلی دی تھی، دلاسا دیا تھا۔ اپنے بیٹے کی یہ فکر دیکھ کر وہ بار بار اشک بار ہو رہی تھی۔ منان بار بار اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ ماما آپ کی آنکھوں میں اب پانی کا کوئی ٹپ تو نہیں لگا ہوا؟ اتنا پانی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، جس پر وہ اور سائمہ ہنس دیے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ سائمہ بھی آپ بتائیے، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ سائمہ بھی گھبراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگی اور گہرا سانس بھر کر انہوں نے ایک ہی بات کہی، جس پر وہ دونوں ماں بیٹے اور زیادہ شاکڈ ہوئے۔ نجیب صاحب چاہتے ہیں میں آپ دونوں کو گھر سے نکال دوں۔ نسوہ، انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے ہیں، میں انہیں انکار کرنا چاہتی تھی، مگر میں جانتی ہوں میرا ایک انکار میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دے گا۔ انہوں نے وہ نوٹوں کا بنڈل نسوہ کے پاؤں کے پاس رکھ دیا تھا۔ انہوں نے جیسا کہا ہے آپ ویسا کر دیں۔ ہم تو برباد ہوئے ہیں، مگر ہماری وجہ سے اور کوئی برباد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ناشتہ کیے بغیر خود بھی اٹھی اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھایا تھا۔ نسوہ بیٹا، یہ کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لو، اور یہ ایڈریس میری بہن کا ہے جو کراچی میں رہتی ہے۔ تم نے جا کر اسے میرا یہ خط دے دینا ہے، وہ سمجھ جائے گی۔ نسوہ نے وہ خط اور ایڈریس تو پکڑ لیا تھا، مگر وہ پیسے نہیں۔ میں ان پیسوں کی ایک پائی بھی نہیں لوں گی، بے فکر رہو، یہ میری محنت کی کمائی ہے جو میں نے جوڑی تھی بیٹا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر گھر کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ اب آپ غصے سے ہمیں باہر نکالیں، نسوہ نے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا ان کے۔ بیٹا میں ایسا نہیں کر سکتی، صرف نجیب صاحب کو خوش کرنے کے لیے۔ سائمہ بھی، انہیں خوشی ملے گی ہماری ذلت پر، آپ انہیں وہ خوشی دے دیجئے نا۔ ماما ان کی خوشی اب میٹر نہیں کرتی۔ منان نسوہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ دور سڑک پر 3 گاڑیاں بیک ٹو بیک کھڑی تھیں۔ درمیان والی گاڑی میں نجیب خاموشی سے ان دونوں کو ہاتھ تھامے اس گھر سے باہر آتے دیکھ رہا تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑی بس میں بیٹھنے سے پہلے نسوہ لڑکھڑائی تھی، چھوٹے سے پتھر پر پاؤں پڑ گیا تھا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑائی، یہاں منان نے جلدی سے ہاتھ پکڑا تھا نسوہ کا، اور وہاں نجیب نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر اس کے قدم وہاں رکے جب منان نے دونوں کندھوں سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر نسوہ کو سنبھال لیا تھا۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ وہ دونوں بس میں بیٹھ گئے اور بس انہیں ریلوے اسٹیشن کے قریب اتارتی ہے جہاں نجیب نے انہیں فالو کیا تھا۔ وہ جس پلیٹ فارم پر بیٹھی تھی منان کے ساتھ، لکڑی کے اس سخت بینچ پر نجیب دور کھڑا تھا۔ سر آپ اندر چل کر بیٹھ جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹرین کب آئے گی؟ سر تقریباً کچھ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ کراچی جانے والی اس ٹرین کو 5-6 گھنٹے لیٹ آنے کا کہو۔ سر جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ وہ بات کر رہا تھا جب نسوہ نے اسی جانب دیکھا۔ پیچھے اپنے لوگوں کو اشارہ کر کے وہ ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ آپ کو محسوس ہو جاتی ہیں میری نظریں نسوہ، بس کچھ اور گھنٹے آپ منان کو واپس لے کر آئیں گی اور اپنا لیں گی امارہ اور میرے رشتے کو۔ نجیب نے اپنا سیل فون نکالا۔ امارہ ریڈی ہو جاؤ، شاپنگ پر جانا ہے، پرسوں فلائٹ ہے ہماری۔ ہنی مون پر میں تمہیں اسی کنٹری میں لے جانا چاہوں گا جہاں تم نے جانے کی فرمائش کی تھی۔ امارہ کی بات کا جواب سنے بغیر نجیب نے فون بند کر دیا۔ میں ابھی جا رہا ہوں، تم لوگ یہیں نظر رکھو، کچھ گھنٹے کا کھیل ہے بس۔ اور وہ ایک آخری نظر اسے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔
उसके जाने के बाद नजीब के लोग वहाँ पहरा देने लगे। जब निस्वा ने नज़रें घुमाई थी, थोड़ी देर रश होने के बाद वो उन लोगों से नज़रें बचाती हुई दूसरे प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ी थी। जो ट्रेन वहाँ से जाने वाली थी उसमें वो और मन्नान दोनों जाकर बैठ गए, अपना और मन्नान का चेहरा कवर किए। वो ट्रेन जैसे जैसे चलना शुरू हुई थी, उसने खुद से एक ही वादा किया था, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी नजीब, कभी आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। उसकी आंखों से निकलते आंसू मन्नान की कलाई पर जैसे ही गिरे, उसकी उंगलियों की गिरफ्त अपनी माँ के हाथों पर मजबूत हुई थी। मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा डैड, अपनी माँ की आंखों से निकलने वाले हर आंसू का हिसाब लेने के लिए। निस्वा के हाथ पर बोसा देते मन्नान ने भी खुद से एक वादा किया था, एक कसम खाई थी, आप मेरी माँ के ही नहीं मेरे भी हरजाई हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलने दूंगा ये बात। मेरी जन्नत आपकी आगोश में है नजीब, मेरा घर आपके सीने में, इस धड़कते हुए दिल में है। उसने फिर नजीब के सीने पर सर रख कर आंखें बंद कर ली। खैरियत, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। जी खैरियत है, और प्यार कब नहीं आता। सर उठाते नजीब के चेहरे पर उंगलियां फेरते उसने उसकी ठोड़ी पर लब रखे थे। नजीब के हाथ कंधे से हटकर उसकी कमर पर आए थे। अब नींद कहाँ आएगी। क्या बात है निस्वा, आज आपको सच में बहुत प्यार आ रहा है। आप पापा बनने वाले हैं नजीब, आई एम प्रेग्नेंट। उसने नजीब के शॉक्ड चेहरे को देखा था। कुछ बोलिए नजीब। निस्वा, आपने टैबलेट खानी कब बंद की? किसकी इजाज़त से आपने वो गोलियां खाना बंद की थी, और क्यों? मैंने कहा आपको। वो जल्दी से उठा था। मैं रेडी हूँ नजीब, मैंने कहा था, मगर मैं रेडी नहीं हूँ। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में ये बच्चा किसी प्रॉपर प्लानिंग के बगैर। बस कर दे नजीब, खुदा का वास्ता है, ये नेमत है अल्लाह की। बिना प्लानिंग के ये बच्चा मेरे लिए। मामा हम पहुंच गए हैं। ट्रेन को रुके कुछ ही देर हुई थी। निस्वा को उठाते हुए मन्नान आहिस्ता आवाज में बोला। उसी वक्त उसने आंखें साफ करके लोगों के हजूम को इर्द गिर्द देखा जो ट्रेन से उतर रहे थे। वो अपने बेटे का हाथ पकड़े बाहर आ गई। कुली मैडम, आपने अपना सामान टैक्सी में रखवाना है। बहुत से लोग उन दोनों के पास आकर पूछने लगे। निस्वा खाली हाथों को देखने लगी। अपने एक ही बैग था, वो भी नजीब ने जिस तरह से खींच कर खोला था। उसका दिल इतना बदजन हुआ कि वो अपना बैग भी छोड़ आई थी। नहीं भाई साहब, वो मन्नान का हाथ पकड़े उस भीड़ से मुसाफिरों के हजूम से एग्जिट की जानिब चली गई। मामा हम कहाँ जा रहे हैं? वो भी बात कर रहा था जब कीचड़ में उसके शूज चले गए। मन्नान के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आया जो हमेशा आता था, ज़रा ज़रा सी बात पर। मगर अब उसने गुस्सा नहीं किया था, सर को हिलाकर वो आगे बढ़ गया था। मन्नान, निस्वा जो अपने बेटे का सब्र देख रही थी, झुककर उसे अपने सीने से लगा चुकी थी। बेटा, आज से हम बहुत अमीर नहीं रहे। हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह शायद आपको पसंद ना आए, मगर मैं बहुत जल्दी कुछ कर लूँगी। इट्स ओके मामा, मैं भी कोई काम करूँगा। ओह मेरे बच्चे। मन्नान को एक बार फिर से उसने गले लगाया था। ममता थी कि बार बार आंसुओं में बह रही थी निस्वा की आंखों से। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, मगर वो कमज़ोर पड़ रही थी। उसने अपने बेटे के साथ एक रात बाहर गुजार दी। वो खौफजदा हो गई थी, इस नए शहर में अकेली उस सड़क पर खड़ी। भैया, यहाँ आसपास कोई ओल्ड एज होम या कोई यतीम खाना है? उसने जाते हुए रिक्शे वाले से पूछा था। आइए मैं छोड़ देता हूँ, 300 रुपये किराया लूँगा। जी जी चलिए। मन्नान को रिक्शे में बिठाकर वो भी बैठ गई थी। एक नए सफ़र में चल दिए थे वो दोनों। कुछ घंटे पहले। आप अंदर नहीं आएंगे नजीब? नहीं, मैं एक ज़रूरी काम पर जा रहा हूँ। मुलाजमों को कुछ काम कहा है, उन्हें कहना मेरे आने तक सब तैयारियां मुकम्मल हों। नजीब ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। तैयारियां कैसी नजीब, कोई ख़ास इवेंट? अम्मारा ने वापस टर्न करके पूछा था। निस्वा वापस आ रही है। उसके मेरे इख्तलाफात अपनी जगह, मगर मैं चाहता हूँ कि उसके जाने से पहले जो हुआ उसे अच्छे से वेलकम किया जाए वापसी पर उसके घर में। अब मारा का चेहरा उतर गया था। वो बिना कुछ कहे जाने लगी थी जब नजीब ने उसकी कलाई पकड़कर वापस उसे फ्रंट सीट पर खींचा था। ऐसा ही मूड रखोगी हनीमून पर भी? अपना ख्याल रखिएगा, वो मुस्कुराते हुए कहकर गाड़ी से नीचे उतरी थी। मुस्कुराहट तो नजीब के चेहरे पर भी आया थी। वो बहुत खुश था। 3 घंटे बीत चुके थे, शाम होने को आई थी। अब दुनिया जहान की खाक छान लेने के बाद अब दोनों की अकल ठिकाने आ गई होगी। वेट फॉर मी। उसने स्पीड और तेज कर दी। वो जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, उसके पहरा देते आदमी यहाँ वहाँ कुछ तलाश कर रहे थे, डर भी रहे थे। नजीब को देखकर सबके औसान खता वैसे ही हो गए थे। क्या हुआ है? क्यों घबराए हुए हो इस तरह? कहाँ है वो दोनों? नजीब ग्लासेस लगाए उन दोनों के पास आया था और सीधा उस पिलर के पास खड़ा हुआ। अब उस लकड़ी के बेंच पर वो दोनों नहीं थे।
नजीब ने एक नज़र उस प्लेटफॉर्म की तरफ देखा जहाँ से अभी अभी वो ट्रेन गुजर रही थी, और कुछ सेकंड में उस ट्रेन के जाने के बाद वो हजूम भी घटने लगा था। वो खामोशी से वहाँ बैठ गया था। मोबाइल फ्रंट पॉकेट से निकाल कर साइड पर रख दिया था उसने। घुटनों पर दोनों बाजू रखे हाथों में सर फेंक चुका था वो। सर, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश शुरू हो जाएगी, अभी घर चलें। नजीब ने एक नज़र अपने हायर करदा गार्ड को देखा और उसने घबरा कर अपना हाथ नजीब के कंधे से हटाकर खुद को बहुत से स्टेप पीछे किया था। सब के सब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और मेरे हुक्म के बावजूद जो लापरवाही बरती गई है, अपनी सज़ा भी तुम सब मुझे तजवीज़ करोगे। पर सर, हम यहीं थे, वो एकदम आंखों से ओझल हो गए। वो लोग छुप गए थे, इतना ढूंढने पर भी नहीं मिल सके। आउट। वो गार्ड वहाँ से चले गए थे उसे अकेला छोड़कर। अब निस्वा, आप जानती हैं कि मुझे एक चीज़ से बेइंतहा नफ़रत है। आपने वही किया, बगावत कर डाली आपने। बारिश की बूंदें जूं जूं उसके कपड़ों को भिगो रही थी। वो स्ट्रेट होकर पीछे टेक लगाकर बैठ चुका था, टांग पर टांग रखे। वो रेलवे ट्रैक की जगह को घूरने लगा, जैसे उसे गुमान हो अपनी बीवी और बेटे के लौट आने का। कुछ देर मुसलसल खाली जगह देखने के बाद उसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी, एक नई मुस्कुराहट, एक शैतानी मुस्कुराहट जो उसके खूबसूरत चेहरे को और भी हसीन बना रही थी शायद। निस्वा, ये इख्तिताम नहीं है, वापस तो आपको आना ही होगा। मैं ढूंढ निकालूंगा, और सबसे पहला काम मैं उसे बोर्डिंग स्कूल में डालकर करूंगा जिसने हमें एक होने से रोका। मैं हार नहीं मानूंगा एक औरत से, अपनी बीवी से। आप मेरी मोहब्बत सही, पर आप गुस्ताख हैं। बगावत की है आपने, जिसकी सज़ा तो आपको ज़रूर मिलेगी, याद रखिएगा। यहाँ पर और लोगों को रखने की गुंजाइश नहीं है, आप इस एड्रेस पर चली जाएं। मगर अब तो बहुत रात हो रही है, आप हमें एक रात के लिए यहाँ रहने नहीं दे सकती। निस्वा ने फिर से इल्तजा की। हम बहुत माजरत ख्वाह हैं, आप इस एड्रेस पर चली जाएं, यहाँ अभी भी कुछ जगह खाली है। गेट बंद कर दिया था उन्होंने। निस्वा के मुंह पर, मामा ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। मन्नान के लहजे में गुस्सा था जो निस्वा महसूस कर रही थी। इन 4 सालों में पहली बार मन्नान इस तरह की अजियत के दिन गुजार रहा था उसके साथ। पैदल चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना, भूख बर्दाश्त करना। बेटा, आई एम सॉरी, बस इस एड्रेस पर। फिर हम किसी होटल में। वो भी बात कर रही थी जब पीछे से 2 लोगों के चिल्लाने की आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। लिफ्ट चाहिए मैडम? चलो बेटा जल्दी। वो मन्नान का हाथ पकड़े तेज कदमों से चलना शुरू हो गई थी। मैडम सुनो तो सही। एक आदमी ने निस्वा का हाथ जैसे ही पकड़ा था, मन्नान ने गुस्से से रोड पर पड़े पत्थर को उठाकर उसके सर पर दे मारा था। हाथ छोड़ो, पकड़ो इस शैतान के बच्चे को। उसने दूसरे शख्स को भी एक पत्थर उठाकर मारा था। वो छोटा ज़रूर था, मगर पिछले 24 घंटों ने उसके दिमाग को किस कदर बड़ा कर दिया था, ये निस्वा ने अपनी आंखों से देख लिया था। बस कर दो मन्नान। नहीं मामा, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? उसने एक और पत्थर मारा था उस पर, जो सर पर चोट लगने से नीचे गिर गया था। क्या हो रहा है यहाँ? पुलिस की गाड़ी भी वहाँ आन पहुंची थी। बस बेटा छोड़ दो। मगर मन्नान ने पुलिस के सामने एक पत्थर उठाकर उसे और जख्मी किया था। ये सब क्या हो रहा है? इसे भी गाड़ी में डालो। आप भी चलिए मैडम। ये लोग मिसबिहेव कर रहे थे मामा के साथ, हम क्यों जाएं कहीं भी? चलो साथ। कांस्टेबल मन्नान को ज़बरदस्ती वैन की तरफ घसीट कर ले जा रहा था जब एसएचओ ने उसे रोक दिया। मन्नान की कही हुई बात सुनकर उस ऑफिसर ने निस्वा की तरफ देखा और फिर उन जख्मी लोगों की तरफ। इस वक्त कहाँ जा रही थी आप? निस्वा को मुखातिब करके पूछा गया, जिस पर उसने वो एड्रेस वाली चिट सामने रख दी थी। आइए हम छोड़ देते हैं। मेरी मामा इस वैन में बैठकर कहीं नहीं जाएंगी, हम खुद चले जाएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। वो सब हैरान हुए थे उस बच्चे की बातें सुनकर, जिसके मुंह पर हाथ रखकर निस्वा ने अपने पहलू में छुपाया था उसे। आपका बहुत शुक्रिया, हम चले जाएंगे। ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाया तो वो दोनों वहाँ से चल दिए, मगर पुलिस वैन उनके पीछे पीछे थी, जब तक वो बाहिफाजत उस एड्रेस पर नहीं पहुँच गए। नजीब बेटा, निस्वा कहाँ है? महजबी ने उखड़े उखड़े लहजे में पूछा था। घर में सभी मौजूद थे, मगर नजीब को अकेला देखकर सभी के चेहरे पर अलग अलग तासुरात उमड़ आए थे। कुछ खुश थे नजीब की इंसल्ट पर, तो कुछ उदास निस्वा के ना आने पर। सबसे ज़्यादा दादी उदास थी। वो नहीं आई ना? मैंने तुम्हें शादी करने से पहले रोका था नजीब बेटा, तुमने एक ना सुनी। देखो क्या हो गया है। एक बीवी के लिए तुमने अपने इतने साल के रिश्ते को दांव पर लगा दिया। अब भुगतो। दादी कहते हुए पीछे मुड़ी थी अपने रूम में वापस जाने के लिए। दादी, किसने कहा कि मैं भुगतूंगा? निस्वा ने गलती की है, वो भुगतेगी, और शायद भुगत भी रही होगी अब तक।
मैं तो खुश हूँ, कम अज़ कम मेरे पास चाहने वाली बीवी है। उसके पास कौन है? दादी ने पलटकर नजीब की जानिब देखा, जो मुस्कुरा रहा था अपनी बात पर। नजीब बेटा, समझ नहीं आ रहा मैं तुम पर हंसूं या तरस खाऊं। उसके पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया, जिसे तुमने ठुकरा दिया। उसके पास तुम्हारी पहली औलाद है। तुम्हारी पहली बीवी चली गई है और पहली औलाद भी। तुम चाहे जितना मर्जी खुश हो जाओ। आज से 1 साल पहले वाले नजीब शायद अब नहीं रहे तुम। वो कहकर वापस जाने लगी थी जब वो फिर से पलटी और कुछ कदम का फासला खत्म करके नजीब के पास आन खड़ी हुई और उसके चेहरे पर हाथ रखा। नजीब बेटा, तुम्हारे लब मुस्कुरा रहे हैं मगर आंखों में वो चमक नहीं रही। तुम खुश हो तो शिकस्त का दर्द क्यों झलक रहा है चेहरे पर? बेटा, बेटा, मर्द की अना बर्बाद करने पर आए तो घर उजाड़ देती है। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त नहीं रहेगा निस्वा को मनाने का। नजीब का गाल थपथपाते वो अपने कमरे में वापस चली गई। वहां सबको दंग छोड़कर वो लोग जो नजीब को देख रहे थे, अब सब उसके चेहरे पर उदासी देखकर खामोश हो गए और अपने अपने कमरों में जाना शुरू हो गए। नजीब, अम्मारा के मुंह पर तो जैसे दुनिया जहान की खुशी छा गई हो। इस सब तमाशे में वही सबसे ज्यादा खुश हो रही थी। बिना मेहनत किए उसे उस घर में वो सब मिल गया था जो निस्वा के होते हुए शायद कभी ना मिलता। मैं अभी कमरे में जाने के मूड में नहीं हूँ। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। नजीब अम्मारा के पास से गुजर कर ऊपर रूम की जानिब बढ़ा था, मगर उसके और अम्मारा के नहीं, उसके और निस्वा के रूम में दाखिल होते ही उसने रूम लॉक कर लिया था अंदर से। आप यहाँ रह सकती हैं बेटा, बस ये फॉर्म फिल कर लें। मन्नान बेड पर लेटते ही सो गया था, निस्वा के कंधे पर सर रखकर। निस्वा ने उस फॉर्म को और फिर उस पेन को एक नज़र देखा। वो पलकें झुका गई थी, अंदर एक जंग छिड़ गई थी। आंसू बराबर बहना शुरू हो गए थे और उसकी सिसकियां ऐसे उस कमरे में गूंजी थी। सामने बैठी केयर टेकर उस ऑर्फनेज की, जो उस माँ की बेबसी देखकर खुद भी आपदीदा हो गई थी। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। यहाँ आने वालों को वो ऐसे ही टूटते देखती थी। बेटा, आप मेरे लिए ये पुर कर देंगी? न मेरे पास बाप का नाम है और न माँ का, अब शोहर का भी नहीं रहा। वो जितनी बेचारगी से उन खवातीन का हाथ पकड़कर अपनी बेबसी बता रही थी, उन्होंने हाँ में सर हिलाया था। निस्वा के सर पर हाथ रखकर वो उस कमरे से चली गई थी। नजीब, क्या मिला आपको? साथ सारी जिंदगी का था। आपने इस 1 साल को देखा और उन बाकी सालों का? नजीब, क्या कमी रह गई थी? मैंने मोहब्बत में तो कभी कोई कमी नहीं की थी। जिस्मों की हवस इतनी गहरी होती है कि शादीशुदा जिंदगी भी खा जाती है। निस्वा को शायद मालूम ना था कि उसकी आगोश में सो रहे मन्नान ने बंद आंखें खोली और माँ की तरफ देखा, जो अभी भी मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। मन्नान बेटा, आप बैठ जाओ। नहीं मामा, आप खाना बनाएं, मैं ये बर्तन धो देता हूँ। हाथ से बर्तन लिए वो सिंक पर रख चुका था और एक स्टूल पर खड़ा होकर काउंटर पर बैठ वो उसने बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। वो उदास हुई थी, मगर अपने बेटे को मेहनत करते देख उसकी आंखों की खुशी भी छलकी थी। निस्वा बेटा, उस टेबल पर ये मेन्यू भेजना है और इस टेबल पर ये ऑर्डर। जी सर। बेटा, कितनी बार कहा है सर ना बोलो? अभी हम रेस्टोरेंट पर हैं और आप अपने शेफ के मुंह से अंकल सुनना चाहते हैं। मामा ठीक कह रही हैं सर, तुम दोनों से बातों में कोई नहीं जीत सकता और ना आर्ग्यूमेंट्स में। वो किचन से चले गए तो निस्वार मन्नान ने हाई फाई किया दोनों हाथों से पिछले कुछ माह से। बेटा, आप यहीं रहो, मैं ये ऑर्डर सर्व करके आती हूँ। निस्वा एप्रन उतार कर बाहर जाने लगी जब उसने सामने टेबल पर बैठे उस शख्स को देखा था, जिसके साथ वही औरत बैठी थी जिसकी ख्वाहिश में उसकी और उसके बेटे की जिंदगी घर की चार दीवारी से निकलकर यहाँ आ रुकी थी। वेटर, वो पलटी थी, मगर नजीब की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। प्लीज़। वो अपने पेट पर हाथ रखे खुद को रोक रही थी। उस वक्त मैनेजर वहां आ गए थे। क्या हुआ निस्वा बेटा? वो फिर लौट आया है। वो अभी बात कर रही थी जब उसने शीशे में नजीब को अमारा के माथे पर बोसा देते देखा। वो जल्दी से दूसरी जानिब बढ़ गई। निस्वा बेटा, क्या हुआ? निस्वा कुछ कहने की कोशिश में थी जब कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एकदम से उसके सर में एक नई दर्द शुरू हो गई थी। कौन वापस लौट आया है निस्वा? निस्वा को उल्टी आ गई थी। मुंह से निकलते हुए खून को हाथ पर देखकर एक सर्द आह निकली थी उसके लबों से। मेरा मेरा कैंसर। उसने सरगोशी की थी। वो नजीब की तरफ बिना देखे वापस किचन की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। इस सब में उसने एक बार भी अपने पेट से हाथ नहीं हटाया था। मामा, आप ठीक हैं? बेबी ठीक है?
آپ کے منہ سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، مجھ سے وعدہ کرو، مجھے کچھ ہو گیا تو تم اپنے بہن یا بھائی جو بھی ہو اس کا پورا خیال رکھو گے۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں منان بیٹا، آپ باہر سے مس فردوس کو بلا لائیں، میں یہی ہوں، وہ مینیجر پاس بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس چھوٹے بچے کو اس عمر میں اتنے بوجھ تلے مت دباؤ، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ابھی سے سمجھے گا تو سمجھے گا نا انکل، وہ میرا بہادر بیٹا ہے، ماما آپ کا بہادر بیٹا آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔